अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लाग गेट प्रिपरेटरी सेशन में हम देख रहे थे लाग गेट के पास्ट पेपर्स और लाग गेट पास्ट पेपर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तकरीबन हर दफ़ा आने वाले लाग गेट टेस्ट का हिस्सा होते हैं और नेक्स्ट लाग गेट टेस्ट के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस का हिस्सा है सर जॉन सॉलमेंट का जूरिस्प्रूडेंस, उससे सवाल है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एज पर जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सॉलमेंट डैश जूरिस्प्रूडेंस इज डिविजिबल इनटू 3 ब्रांचेस व्हिच मे बी डिस्टिंग्विश्ड एज सिस्टमैटिक, हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल। ये जो सवाल है इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा जूरिस्प्रूडेंस है जिसको सिस्टमैटिक, हिस्टोरिकल और क्रिटिकल 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, वो 3 हिस्सों में डिविजिबल है। और इसके ऑप्शन है ए सिविल, बी कॉमन लॉ, सी क्रिमिनल, डी नेचुरल लॉ। और अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूं तो एज पर जॉन सॉलमेंट सिविल जूरिस्प्रूडेंस इज डिविजिबल इनटू 3 ब्रांचेस, सिस्टमैटिक, हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, सिविल जूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, ये जो सवाल है ये आपको एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि सिविल जूरिस्प्रूडेंस के तर्ज से ही देगा जैसे यहाँ पे है, वो आपको ये जो सवाल है कुछ इस तरह से भी दे सकता है। एज पर जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सॉलमेंट सिविल जूरिस्प्रूडेंस इज डिविजिबल इनटू डैश ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे 3 का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा आपके ऑप्शन के तौर पे। ठीक है, वे आगे अगर हम 3 को भी अपनी स्टेटमेंट का हिस्सा रखते हैं तो फिर विच मे बी डिस्टिंग्विश्ड एज सिस्टमैटिक, हिस्टोरिकल एंड डैश। तो जो क्रिटिकल है वो भी ऑप्शन के तौर पे आ सकता है और जो हिस्टोरिकल है वो भी ऑप्शन के तौर पे आ सकता है, इसी तरह सिस्टमैटिक भी आ सकता है। तो आपको ये स्टेटमेंट इस तरीके से करवाने का जो मकसद है वो ये बताना, ये समझाना है कि ये जो एक स्टेटमेंट है इसमें से 3 तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे सकता है। अगर आपने अच्छे तरीके से लाग गेट की तैयारी करनी है तो इसी तरीके से करेंगे, तभी आपको कभी भी भूलेगा नहीं और दूसरा आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सॉलमेंट critical jurisprudence is commonly known as the science of dash। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो क्रिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है उसको किसकी साइंस कहा जाता है। ठीक है, और इसके ऑप्शन है ए लेजिस्लेशन, बी नेचुरल लॉ, सी फिलोसफी ऑफ लॉ, डी फिजिकल लॉ। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये जो क्रिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है ये है क्या। क्रिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये होता है जहां पे हम किसी लॉ का तनकीदी जायजा लेते हैं। लॉ का तनकीदी जायजा लेने से मुराद ये है कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। हमने सिर्फ ये नहीं देखना बल्कि हमने ये भी देखना है कि लॉ क्या होना चाहिए, व्हाट इट आउट टू बी। ठीक है, हमारा जो मकसद है सिर्फ ये देखना नहीं है कि लॉ क्या है बल्कि हमारा मकसद ये जानना भी है कि लॉ क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन क्यों है? क्योंकि लेजिस्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कानून है वो बनाया जाता है, ठीक है, फिर उसका जायजा लिया जाता है। तो क्रिटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज कॉमनली नोन एज द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। कानून बनाने का जो अमल है उसको हम क्रिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के तौर पे जानते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें से साइंस ऑफ लेजिस्लेशन तो आपको दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल जूरिस्प्रूडेंस को भी आपको ऑप्शन के तौर पे दिया जा सकता है, तो इसको भी आपने कीवर्ड के तौर पे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, as per jurisprudence by Sir John Solomon, the administration of justice may therefore be defined as the maintenance of right between a political community by means of the physical force of the dash। और इसके ऑप्शन है ए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, बी गवर्नमेंट, सी पीपल, डी स्टेट। ये जो डेफिनेशन है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ये जो डेफिनेशन है ये आपने एज इट इज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि मैंने लाग गेट के पेपर्स देखे हैं, वहां पे ये जो क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाला ये कम से कम 3 से 4 दफा आ चुका है और जरूरी नहीं है कि इसी तरह ही आया, नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की मुकम्मल डेफिनेशन
इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि ये जो डेफिनेशन है ये आपने एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या है, वो कहती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको डिफाइन किया जाता है राइट को मेंटेन रखना पॉलिटिकल कम्युनिटी में बाय मींस ऑफ फोर्स। फोर्स आपको पता है जहां पे जो है जबरी तरीका इस्तेमाल किया जाए, ऑफ द डैश। कौन करता है ये जबरी तरीका, हमने ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्टेट। जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसके दरमियान जब जो मेंटेनेंस ऑफ राइट है वो करती है, वो एक हकूक हैं जिनको मेंटेन किया जाता है, तो वो स्टेट करती है, ना वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ना वहाँ पे गवर्नमेंट और ना ही पीपल। देखें जो स्टेट है, अगर देखा जाए, अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखें तो जो स्टेट है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, गवर्नमेंट और पीपल से मिलके बनती है। ठीक है, जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, स्टेट। इसमें मजीद जो कीवर्ड्स हैं वो फिजिकल फोर्स है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है, मेंटेनेंस ऑफ राइट है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है डैश में therefore be defined as the maintenance of right and so on। तो अगर आपको डेफिनेशन आती होगी तभी आपको पता होगा कि ये जो डेफिनेशन है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, स्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है एज पर जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सॉलमन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस इज द लॉ ऑफ डैश विच इज इटसेल्फ डिविजिबल इनटू 2 पोर्शंस। हमसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा ऐसा लॉ है जो लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस की ही ब्रांच है और 2 मजीद पोर्शन में उसको तकसीम किया जाता है। और इसके ऑप्शन है ए सिविल ऑब्लिगेशंस, बी कॉन्ट्रैक्ट, सी प्रॉपर्टी, डी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस होता क्या है। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस ऐसा कानून है जिसके तहत 2 लोगों पे और 2 से ज्यादा लोगों पे जिम्मेदारियां आयद होती हैं एक दूसरे की तरफ से दी गई। ठीक है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग कानून के तहत इकट्ठे आते हैं, एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं और वो जो जिम्मेदारियां हैं वो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर डाली होती हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस है। अब अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, जो कि ए, सी और डी ऑप्शन है, तो ये इंडिविजुअली तो कुछ ना कुछ राइट्स ऑब्लिगेशंस देते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ इस तरह का कोई भी राइट या ऑब्लिगेशन नहीं देते। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग जब एक मुआहदे पे पक्के हो जाते हैं और एक मुआहदा उन पे बाइंडिंग हो जाता है, तो वो जो 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रखते हैं। और आपको पता है कि जब मुआहदे की जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की जाती, कोई भी एक शख्स मुआहदा पूरा नहीं करता, तो फिर उसके खिलाफ लिटिगेशन की जा सकती है। यहाँ पे डिविजिबल इंटू 2 पोर्शंस, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ये कौन से 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, एक है जनरल और दूसरा है स्पेशल। ठीक है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो स्टेटमेंट है इसमें मजीद इंपॉर्टेंट है डिविजिबल इनटू 2 पोर्शंस। आपसे ये पूछा जा सकता है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल इनटू हाउ मेनी पोर्शंस, तो 2 पोर्शंस, कौन से, जनरल और स्पेशल। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट question number 5, as per jurisprudence by Sir John Solomon, A and dash may be defined as a civil wrong independent of contract for which the remedy is a common law action for damages। और इसके ऑप्शन है A assert, B betray, C defamation, D tort। देखें, जो सिविल रॉन्ग है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा खुद मुख्तार होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, और उसकी जो रेमेडी है वो डैमेजेस क्लेम करना है, वो है टॉर्ट। टॉर्ट को हम आम तौर पे कहते हैं सिविल रॉन्ग। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, टॉर्ट। ए एन, यहाँ पे ए एन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया,
ठीक है। और ये अक्सर जो स्टेटमेंट के आगे AN लगाया गया होता है वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होता है, क्योंकि आपको पता है जो वॉल है AEIOU उसके साथ एन जो है वो यूज होता है, तो यहाँ पे एन असर्ट भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, लेकिन जो राइट स्टेटमेंट है वो है अ टॉट में बी डिफाइंड एज अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। अब आपसे ये जो स्टेटमेंट है ये इस तरह भी पूछी जा सकती है कि अ टॉट may be defined as a dash civil wrong, ठीक है, independent of dash, independent of contract, for which the remedy is common law, action for dash, action for damages। तो कितने सारे मैंने आपको इससे एक स्टेटमेंट में कीवर्ड्स बता दिए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपने इसी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसका राइट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6, as per jurisprudence by Sir John Solomon, legal rights are those which are recognized and protected by the dash rule of right। और इसके ऑप्शन है A moral, B legal, C natural, D customary। देखें, legal rights are those rights। लीगल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं? कानूनी राइट्स होते हैं। तो रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लीगल, ठीक है। कानूनी राइट है तो कानून ने ही उसको प्रोटेक्ट करना है। मॉरल तौर पे वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, नेचुरली वो हमें वेस्टेड नहीं किए गए होते, और कस्टमरी यानी कि ये जो रस्म और रिवाज है वो भी हमें वो राइट्स नहीं दे रहा होता। तो जो लीगल राइट्स है वो लीगल जो है रूल ऑफ राइट ने ही रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करना होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, लीगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एज पर jurisprudence बाय सर जॉन सॉलमन, कस्टम इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स। एम्बॉडीमेंट कहते हैं एक चीज को नाफिज करना, उन असूलों का विच हैव कमांडेड themselves थ्रू द नेशनल कॉन्शियस एज द प्रिंसिपल्स ऑफ डैश। और इसके ऑप्शन है ए जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी, बी एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, सी स्टैट्यूटरी सुपरमेसी, डी रिलीजियस मोरालिटी। व्हाट इज कस्टम? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कस्टम क्या है। कस्टम ऐसी बार बार दोहराई जाने वाली प्रैक्टिस है जिसको माशरे में इतना राइज कर दिया जाए कि अगर कोई उसको ना करे तो उसको सजा मिले, तो उसे हम कहते हैं कस्टम, रस्म रिवाज। और ये जो कस्टम है ये सोर्स ऑफ लॉ भी है। अब सॉलमन क्या कहता है? सॉलमन के मुताबिक हर प्रैक्टिस कस्टम के ओहदे पे नहीं पहुंचती, हर प्रैक्टिस को कस्टम नहीं कहा जाता। तो कस्टम किसको कहा जाता है? सॉलमन कहता है कि हम कस्टम उसको कहते हैं, हम रिवाज उसको कहते हैं जिसमें दो असूल शामिल होते हैं। कौन से? पहला इंसाफ का और दूसरा पब्लिक के हक का, ठीक है। तो जो सॉलमन है वो कहता है कि कस्टम वही है जहां पे एक तो इंसाफ का असूल शामिल होगा, दूसरा जो असूल है वो ये होगा कि वो आम पब्लिक के हक में होगा, उसके खिलाफ नहीं होगा। इसकी मिसाल आपको मैं दूं, जैसे एक जगह पे ये बात राइज कर दी जाती है कि अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा किया तो उसको सजा मिलेगी। अब अगर ये असूल देखा जाए तो इसमें इंसाफ भी है और पब्लिक का जो राइट है उसको महफूज करना भी है। तो अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा करता तो उसको सजा मिलती है। ये प्रैक्टिस इतनी दफा दोहराई जाती है कि ये रिवाज बन जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सर जॉन सॉलमन के मुताबिक जो राइट ऑप्शन बनता है वो ए है, जिसमें जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी होती है। तो वो जो है वो कस्टम कहलाता है। कस्टम इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स विच हैव कमांडेड themselves टू द नेशनल कॉन्शियस एज द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी। तो जो राइट ऑप्शन है वो ए है। मजीद कस्टम का जो ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, एम्बॉडीमेंट भी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें नेशनल कॉन्शियस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मजीद कीवर्ड्स हैं जो कि इस क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं और आपने इनको भी अपनी तैयारी का हिस्सा रखा। अगला सवाल नंबर 8, एज पर jurisprudence by Sir John Solomon, precedence is defined as a judicial decision which contains in itself a dash। और इसके ऑप्शन है ए स्टैट्यूटरी रूल, बी प्रिंसिपल ऑफ लॉ, सी एग्जीक्यूटिव डिग्री, डी मॉरल गाइडेंस। सबसे पहले ये जो प्रेसिडेंस है ये क्या होता है? प्रेसिडेंस ऐसा असूल है जो किसी जुडिशियल फैसले से वाज़ेह हुआ होता है और किसी फ्यूचर के फैसले के लिए हम उससे गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। वो क्या है? वो
प्रेसिडेंस है। और ये जो नज़रिया है ये किसके ऊपर बेस होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बेस होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जो प्रेसिडेंस है वो इटसेल्फ अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, लॉ का असूल होता है। हर फैसला प्रेसिडेंस नहीं होता, हर फैसला प्रेसिडेंट पे नहीं पूरा उतरता, लेकिन जो फैसले प्रेसिडेंट होते हैं, नज़ायर होते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बेस करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। Last question. As per jurisprudence by Sir John Solomon, possession is the continuing exercise of a claim to the exclusive use of a dash, और इसके ऑप्शन है ए राइट, बी ऑब्लिगेशन, सी थिंग, डी टाइटल। जो पोसेशन है, जो कब्जा है, वो किसी चीज पे किया जाता है और उस चीज पे कब्जा करके ये क्लेम किया जाता है कि मैं इस चीज को सोलली यूज करने का हक रखता हूं, ठीक है, या रखती हूं। तो जो पोसेशन है वो चीज पे होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थिंग आएगा, सी ऑप्शन ठीक आएगा। ये आपको मैंने आसान तरीके से बताया कि अगर पोसेशन वाला आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो सी आएगा, थिंग, ठीक है। Next and last question. As per jurisprudence by Sir John Solomon, ownership in its most comprehensive signification denotes the relation between a person and any dash that is vested in him, और इसके ऑप्शन है ए ड्यूटी, बी लायबिलिटी, सी राइट, डी स्टेटस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट है। जो ऑनरशिप है वो आपको राइट देती है। जैसे आपका घर है वो आपके नाम है, तो उसको यूज करने का, उसको बेचने का, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का, जो कुछ भी करना है आपने, आपको उसके ऊपर पूरा पूरा हक है। क्या किसी दूसरे शख्स को ऐसा हक है? नहीं है, जब तक कि आप वो हक उसको मुंतकिल नहीं कर देते। इसी तरह अगर कोई चीज़ है आपके पोसेशन में है, कब्जे में है, एक तो आप उसको इस्तेमाल करें, दूसरा आपको उसके ऊपर जो है ऑनरशिप भी है, आपका उसके ऊपर पूरा पूरा हक है, पूरा पूरा कब्जा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो सी है। ऑनरशिप जो है वो कंप्रीहेंसिव सिग्निफिकेशन डिनोट द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड एनी राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम, ठीक है। एक तो रिलेशनशिप है पर्सन का और साथ में राइट का, हकूक का भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. एज पर इस्लामिक jurisprudence by Imran Hassan Khan Niazi, according to Hanafis, the duty that arises from an evidence or source that is definitive with respect to the authenticity of its transmission is dash, और इसके ऑप्शन है ए फर्द यानी कि फर्ज, बी मंदब, सी मुबा, डी वाजिब। देखें ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहती है, वो कहती है कि ऐसा फर्ज जो उस तरह के सोर्सेज से अराइज हो रहा है जो डेफिनेटिव है, जिसमें कोई किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है। कौन से होते हैं वो? होली कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। ऐसे फर्ज जो ऐसी ड्यूटी जो आपको दे दी गई है होली कुरान एंड सुन्ना से और इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है शक की, तो वो आप पे फर्ज होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, फर्ज। यहाँ पे फर्द क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इसी तरह लिखते हैं अरबी को, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये फर्जी है। और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, एज पर इस्लामिक jurisprudence by Imran Hassan Khan Niazi, the had of Qazaf is classified as a mixture of the right of Allah and the right of individual in which the right of dash is predominant, और इसके ऑप्शन है ए अल्लाह, बी इंडिविजुअल, सी सोसाइटी, डी सुल्तान। सबसे पहले कज़ाफ क्या है? कज़ाफ जिना का झूठा इल्ज़ाम लगाना है, जो मियाँ बीवी एक दूसरे पे लगा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये कज़ाफ है, ठीक है। ये क्लासिफाई किया गया है दो तरह के राइट्स में, एक राइट ऑफ अल्लाह है, दूसरा राइट ऑफ इंडिविजुअल है। हमने ये बताना है कि किसका राइट सबसे पहले आएगा। देखें ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि कुछ लोग, कुछ ज्यूरिस्ट कहते हैं कि जो राइट ऑफ इंडिविजुअल है वो प्रीडोमिनेंट है, कुछ कहते हैं नहीं राइट ऑफ अल्लाह प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। अब हमने इसका जवाब कैसे जानना है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही जवाब किस तरह से देखना है? हमने सही जवाब देखना होता है अपने इम्तिहान के मुताबिक। जो आपको किताब दे दी गई है उसमें राइट ऑफ अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। बेशक यहाँ पे राइट ऑफ इंडिविजुअल जो है वो ठीक होगा, लेकिन हमने ये देखना है कि जो आपकी बुक है उसमें क्या है और जिस इदारे के तहत आप इम्तिहान दे रहे हैं वो क्या कहता है। तो जो HEC की है
और जो आपकी बुक है उसमें राइट ऑफ अल्लाह है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए आएगा, इंडिविजुअल नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल 13 क्वेश्चन, एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान हसन खान नियाजी, अ डैश इज अ पर्सन हु पोसेस लीगल कैपेसिटी वेदर ही एक्ट्स डायरेक्टली और थ्रू डेलीगेटेड अथॉरिटी, ए मुज्तहिद, बी मुज्तहिद मुतलिक, सी मुकल्लिद, डी मुकल्लिफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, मुकल्लिफ। वो पर्सन जिसके पास लीगल कैपेसिटी होती है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे उसको किसी ने डेलीगेट की हो, तो उसको हम मुकल्लिफ कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ गेट में 2 से 3 दफा आ चुका है ये। अगला सवाल, एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान हसन खान नियाजी, डैश इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू एक्वायर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो इसके ऑप्शन है, ए अहलियत अल अदा, बी अहलियत अल मुक़य्यद, सी अहलियत अल मुतलिक, डी अहलियत अल वजूब। जो किसी ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी है जहां पे वो राइट और ऑब्लिगेशन को एक्वायर करता है, ठीक है, वो कहलाती है अहलियत अल वजूब, डी ऑप्शन ठीक है। और जहां पे वो उस राइट को परफॉर्म करता है, राइट और ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करता है, तो वो है अहलियत अल अदा। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना आपस में। अहलियत अल अदा, अदा का मतलब है परफॉर्म करना, अदा करना, ठीक है, और जो वजूब है उसमें एक्वायर करना है राइट्स को और ऑब्लिगेशन को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो डी आएगा, अहलियत अल वजूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, as per Islamic jurisprudence by Imran Hasan Khan Niazi, technically dash means the presumption of continuance of an earlier rule of its continued absence। और इसके ऑप्शन है, ए इस्तकरार, बी इस्तेहसान, डी इस्तेहसाब, डी उर्फ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इस्तेहसाब है, सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, टेक्निकली इस्तेहसाब मीन्स द प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ एन अर्लियर रूल और इट्स कंटिन्यूड एब्सेंस। ठीक है, तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान हसन खान नियाजी, इजमा इज डिफाइंड एज द कंसेंसस ऑफ जूरिस्ट। व्हाट इज, यहाँ पे ये जो सवाल है ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डैश इज डिफाइंड एज द कंसेंसस ऑफ जूरिस्ट। तो सबसे पहले तो इजमा जो है वो कीवर्ड आएगा। मुज्तहिदीन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर एज ऑन अ रूल ऑफ डैश। और इसके ऑप्शन है, ए ला शरिया, बी कस्टम, सी पब्लिक पॉलिसी, डी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। देखें, ये जो इजमा है ये शरिया के ऊपर होता है, ठीक है, शरीयत पे होता है। ऐसी चीज जिसका हमें पता नहीं है, जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि आया ये करनी है या नहीं करनी है, तो उसके ऊपर जुरिस्ट का एक जगह पे मुत्तहिद हो जाना, एक बात पे राजी हो जाना, तो वो जो है इजमा कहलाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए आएगा, ला और शरिया। ठीक है, आपको शरिया का लफ्ज भी दिया गया, साथ में ला का लफ्ज भी दिया गया, ताकि दोनों की आपको समझ आ सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान हसन खान नियाजी, कयास कंसिस्ट ऑफ इक्वेटिंग अ सेकेंडरी केस फर विद अ प्राइमरी केस असल ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन डैश। यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर के प्राइमरी केस को क्या कहते हैं, असल, यानी कि वो चीज जो असलियत में है। सेकेंडरी केस क्या कहलाएगा, फर। तो ये जो 2 लफ्ज हैं ये इंपॉर्टेंट हो गए। इसके ऑप्शन है, ए अफेक्टिव कॉज इल्ला, बी विजडम हिकमा, सी कस्टमरी प्रैक्टिस, डी पब्लिक बेनिफिट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, अफेक्टिव कॉज इल्ला। कयास कंसिस्ट ऑफ इक्वेटिंग अ सेकेंडरी केस विद अ प्राइमरी केस। इक्वेटिंग का मतलब इक्वालिटी, मुसावी करना, एक बराबरी करना सेकेंडरी केस को प्राइमरी केस के साथ ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बुनियाद पे, अफेक्टिव कॉज की बुनियाद पे। तो ये जो है ये कयास की मुकम्मल, आप एक किस्म की डेफिनेशन कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कह सकते हैं, जो भी कहें, इसको ऐसे ही याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान हसन खान नियाजी, द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ दैट लिटरली मीन्स टू कंसिडर समथिंग गुड और जूरिस्ट प्रेफरेंस इज। और इसके ऑप्शन है, ए इस्तेहसान, बी इस्तेस्ला, सी सादुल अल दराही, डी उर्फ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इस्तेहसान। यहाँ पे 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट है। एक तो इस्तेहसान सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है
कि व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इस्तेसान है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि इस्तेसान का लिटरल मीनिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए टू कंसिडर समथिंग गुड इस्तेसान का लिटरल मीनिंग है। इसी तरह मैं इजमा को जो है वो बताना चाहूंगी कि ज्यूरिस्ट कंसेंसस जो है वो इजमा का एक कीवर्ड है। ठीक है, आपसे वो पूछ सकता है कि इजमा का मतलब क्या है, तो ज्यूरिस्ट कंसेंसस मतलब ज्यूरिस्ट का एक ही बात पे इकट्ठा हो जाना, मान जाना इजमा कहलाता है। इसी तरह इस्तेसान का भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, second last question. As per Islamic jurisprudence by Imran Hasan Niazi, an act which the lawgiver demands from the subject without making it strictly binding is called dash, और इसके ऑप्शन है ए फर्ज यानी कि फर्ज, बी मंदब, सी हराम, डी मकरू। देखें, लॉगिवर अल्लाह, सब्जेक्ट मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग हम लोग, और ऐसा एक्ट जो हम पे सख्ती से जो है हम पे नाफिज नहीं किया गया, ठीक है, वो क्या कहलाता है। जो फर्ज है वो तो फर्ज हो गया, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, जो हराम है वो फॉरबिडन हो गया, उसमें तो आपके ऊपर सख्ती है ही है कि ये काम तुमने नहीं करना। और जो मकरूह है उसमें आपको चॉइस दे दी गई। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन ठीक बचता है जो कि है बी मंदब यानी रिकमेंडेड। ऐसा एक्ट जो आपके ऊपर स्ट्रिक्टली बाइंडिंग नहीं है, रिकमेंडेड है, तो उसको हम कहेंगे मंदब। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। और ये जो अहकामात है ये हमें कौन दे रहा है, लॉ गिवर। लॉ गिवर कौन है, अल्लाह है, और जो सब्जेक्ट है वो हम लोग हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एज पर इस्लामिक jurisprudence by Imran Hasan Niazi, the legal capacity to act and incur valid legal liabilities is referred to as dash, और इसके ऑप्शन है ए अलियत अल अदा, बी अलियत अल वजूब, सी दामिया, डी वलीहा। देखें, अलियत अल वजूब क्या है, जहां पे कोई शख्स राइट और लाइबिलिटीज को एक्वायर कर रहा है तो उसे हम कहते हैं अलियत अल वजूब, और जहां पे वो उनको जो है वो यूज कर रहा है, लीगल कैपेसिटी है उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं अहलियत अल अदा। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हैं, इनको मिक्स मत कीजिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, अहलियत अल अदा, जहां पे कोई शख्स अपनी लीगल लाइबिलिटीज को परफॉर्म कर रहा, उसको यूज कर रहा, तो उसको हम कहेंगे अहलियत अल अदा। तो राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, इसी के साथ ही आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मुकम्मल होता है। ये जो 20 क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ साथ मैंने आपको इसका समझाया भी है, बताया भी है। तो अगर आप इसको इसी तरीके से तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह अगले लागत टेस्ट में बहुत आसानी हो जाएगी। मजीद किसी बात की समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। हम सबकी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन।